सभी को जोहार दोस्तों। झारखंड में 444 महिला पर्यवेक्षिका लेडी सुपरविजर की नियुक्ति होनी है जो जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगा। और देखिए विज्ञापन संख्या 14/2023 है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसमें एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कब तक लास्ट डेट है, किस कोटि के लिए कितना उम्र है, किस कोटि के लिए कितना सीट है, सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये लिया जा रहा है 444 महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र ये है। दिनांक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के पद पर संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ कहा जा रहा है कि नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन करने का जो साइट है www.jssc.nic.in है, इस पर लॉगिन कीजिएगा। और परीक्षा शुल्क का मात्रा 100 रुपया है। परीक्षा शुल्क का मात्रा 100 रुपया है। और देखिए ST SC के अभ्यर्थियों के लिए मात्रा 50 रुपया है। ठीक है, ये 50 रुपया और 100 रुपया आवेदन शुल्क है। अब देखेंगे किस सीट के लिए कितने आवेदन कर सकते हैं लोग। अनारक्षित के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101, जिसमें से 2 पद आदिम जनजाति के लिए है, और अनुसूचित जाति के लिए 35, अत्यंत पिछड़ा वर्ग NSR 1 के लिए 42 और NSR 2 के लिए 35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44। तरह से देखेंगे 444 कुल पद है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। देखेंगे कौन सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी भर सकते हैं। महिला, सिर्फ महिला भरेगी। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान विषयों में स्नातक होना चाहिए। और सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। देखेंगे यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यदि आपके पास तरह तरह खेल कूद में कुछ मेडल है तो उससे संबंधित कुछ आपको मिल जाएगा। महिला पर्यवेक्षिका पद का नाम महिला पर्यवेक्षिका। और उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2023 से होगी। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 है। उम्र सीमा 21 साल, कम से कम 21 साल होना जरूरी है। और अधिकतम उम्र सीमा देखिए, अधिकतम उम्र सीमा यहाँ कहता है कि अधिकतम उम्र सीमा के लिए अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, मतलब ये अंतिम पिछड़ा वर्ग का है 38 साल, है ना। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला 40 साल। ठीक है, महिला के लिए ही है। BC1 BC2 के लिए 38 साल और SC ST के लिए 40 साल ये एज है। आगे बढ़ते हैं। सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। निःशक्त अभ्यर्थियों को 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। मतलब आप विकलांग कोटि में हैं तो आपको 10 वर्ष ऐसे मिल जाएगा, यदि उम्र ज़्यादा हो गया है तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मुख्य बिंदु को हम बता रहे हैं। आरक्षण आवेदन में नियत प्रविष्ट अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण को दावा करने के लिए अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
तो किस तरह का स्थानीय प्रमाण पत्र निवासी होना जरूरी है, तो देखिए यहाँ पर है, ये पत्रांक दिनांक के अनुसार ये होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र। आगे बढ़ते हैं, या नहीं तो इसके अनुसार होना चाहिए, है ना। 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके बाद अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19/7/2019 या उसके बाद से जो निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है अंचलाधिकारी द्वारा मान्य होगा। फिर देखिए यहाँ कहता है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। और फिर कहता है 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पिता पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, मतलब पिता या पति दोनों के आधार पर। जैसे लेडीज फॉर्म भर रही है तो पिता के आधार पर या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना होगा। जैसे पिता के आधार पर निवासी प्रमाण पत्र बनाए और पति के आधार पर बनाए, यदि नाम में कुछ अंतर है तो लास्ट में शपथ पत्र देना होगा। यहाँ स्पष्ट हो गया कि निवासी प्रमाण पत्र है ना, जो है पिता और पति दोनों के आधार पर मान्य, चाहे पति के आधार पर दे सकते हैं चाहे पिता के आधार पर दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जाति प्रमाण पत्र की बात किया जाए तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर कह रहा है कि ये होगा चाहे ये होगा, है ना। तो दो में से कोई, तो देखिए इसको पढ़ते हैं कि 25/2/2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके बाद अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ कहता है 25/2/2019 को अथवा उसके बाद जो प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है वो अंचलाधिकारी द्वारा मान्य होगा, अथवा नहीं तो फिर देखिए ये है, इसको आप पढ़िए, है ना। इस तरह से इतना में से कोई एक होना चाहिए। मुख्य चीज़ हम बता रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में भी जानकारी देंगे, है ना। आपको जो फॉर्म भरना है वो मैट्रिक में जो आपको दिया हुआ है स्पेलिंग उसके आधार पर फॉर्म भरना है। सर्टिफिकेट में जो कर है मैट्रिक सर्टिफिकेट में स्पेलिंग उसी के आधार पर फॉर्म भरना है, ऑनलाइन करना है फॉर्म को, ठीक है। और उसका नाम स्पेलिंग वगैरह सब बढ़िया से भरना है, देख के भरना है। ऑनलाइन कैसे करेंगे तो देखिए ये साइट है, इस साइट पर ऑनलाइन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 26/9/2023 से 25/10/2023 तक होगा। मतलब आवेदन जो ऑनलाइन होगा वो 26/9/2023 से 25/10/2023 तक होगा, ठीक है। और जो परीक्षा शुल्क है 27/10/2023। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की जो तिथि है 29/10/2023 है। तो ये रहा आपका परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया। ये तो प्रोसेस है, बहुत इजीली है ये प्रोसेस। परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का जो स्वरूप होगा आयोग द्वारा CBT आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। CBT के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा और अभ्यर्थियों का जो प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के बाद उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा जो होगा वो एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा का स्वरूप एक चरण है, एक चरण में परीक्षा ली जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, ऑप्शन रहेगा जिसमें से छांटना है। और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। एक प्रश्न का जो अंक होगा 3 अंक और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्क्स है, आप गलत करेंगे तो नंबर कटेगा। एक प्रश्न सही करेंगे तो 3 नंबर दिए जाएंगे और एक प्रश्न गलत करेंगे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। समझ गए, एक प्रश्न सही करते हैं 3 अंक और यदि एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा जो है भाषा ज्ञान के आधार पर होगा और 120 नंबर का रहेगा कुल प्रश्न। समय रहेगा 2 घंटा, जिसमें से हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न ये रहेगा। उसके अलावा देखिए पत्र 1 की बात कर रहे हैं। पत्र 1 में हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 नंबर का। और पत्र 2 में चिन्हित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न 100 अंक का होगा। अब क्षेत्रीय भाषा
छाटेंगे जो आप क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, और उसमें से 100 नंबर का वो प्रश्न होगा और समय 2 घंटा मिलेगा। चिन्हित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए, मान लीजिए आप खोटा भाषा को चूज करते हैं, चुनते हैं, तो उसमें से 30% लाना जरूरी है। 30% मतलब 100 प्रश्न है, उसमें से 30 नंबर आपको सही करना जरूरी है। 30 नंबर जरूरी है लाना। 30 नंबर मतलब 10 प्रश्न आप सही करते हैं तो कितना आ जाएगा? 30 नंबर आ जाएगा। अब देखिए पत्र 3 में देखिए 3 पत्र है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 3 में देखेंगे कि तकनीक कुल प्रश्न जो है तो 150 अंक का रहेगा और परीक्षा 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, है ना। परीक्षा 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो तकनीकी विशिष्ट विषय जो प्रश्न रहेगा 100 नंबर का, सामान्य अध्ययन 20 नंबर का, सामान्य गणित 20 नंबर का, सामान्य विज्ञान 10 नंबर का। तकनीक अथवा विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए तकनीकी अथवा विशिष्ट प्रश्न, ये जो प्रश्न है उसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा में 30 अंक लाना अनिवार्य है ना, तभी आगे कॉपी जचाएगा। तो देख लिए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, है ना। पेपर 1 जो एग्ज़ाम है 2 घंटा, ठीक है, और पेपर 2 एग्ज़ाम है 2 घंटा, 4 घंटा हुआ, और पेपर 3 एग्ज़ाम है 2.5 घंटा, तो 6.5 घंटा। अब यहाँ देखिए, पढ़िए यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 एवं पेपर 3 प्रत्येक पत्र में न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना होगा। पेपर 1 में भी 30%, पेपर 2 में भी, पेपर 3 में भी। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। मतलब इससे यदि आपका कम आता है तो आप उसके लिए असफल होंगे। कम से कम 30% लाना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 अलग अलग। अब देखें, अब इसको देखिए, मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब एक में आप 30% नहीं लाए तो आपका कॉपी का जाँच नहीं होगा। ये आपका सिलेबस है। हिंदी विषय भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न है। और अंग्रेजी भाषा पर के बारे में बात देखेंगे तो अंग्रेजी भाषा जो है उसी तरह से अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, तो 60 प्रश्न हुआ। इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे। पत्र 2 की बात किया जाए तो देखिए पत्र 2 में क्या होगा? पत्र 2 में होगा जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पर आधारित जो 100 प्रश्न होंगे और इसमें मात्र 2 घंटे का समय है और इसमें 30% लाना भी जरूरी है, 30 अंक लाना जरूरी है, ठीक है। और पत्र 3 में देखिए, तो पत्र 3 में सामान्य अध्ययन जो है वो आपका पत्र 3 में 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला ग्रुप है तकनीकी या विशिष्ट विषयों पर पाठ्यक्रम विवरणी, है ना, या दूसरा है आपका खम है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन में क्या है, जो एकदम सामान्य है, इसमें ये सभी लोग इसको पढ़ना पड़ता है। कोई भी परीक्षा में ये सब पूछा जाता है। समसामयिक हो गया, वैज्ञानिक प्रगति हो गया, भाषाएँ हो गया, पुस्तक लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब हो गया। और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी है, झारखंड से संबंधित प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न रहेंगे, है ना, सामान्य गणित से प्रश्न रहेंगे। तो ये सिलेबस हो गया। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। जो परीक्षा लिखेंगे उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो समझिए कि आपका नियुक्ति हो जाएगा। परीक्षा में न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। माने इससे आप कम लाते हैं तो आपको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे आप जनरल है, बीसी है, जनरल है, अनारक्षित में है तो 40% लाना आपको जरूरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अंतिम पृष्ठा वर्ग 1 के लिए आपका 34%, पृष्ठा वर्ग 2 के लिए 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। मतलब है कि कहता है न्यूनतम अर्हता से कम, जो ये अर्हता दिया जा रहा है इससे कम लाएंगे तो आपका मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रमाण पत्रों की सत्यापन ये तो होगा ही। तो महिला परिवीक्षिका के आवेदन निकला है, तो यदि आप सक्षम है, आपके पास योग्यता है, आप भरने में इच्छुक है तो आप भरिए। और अभी शुरुआत है, अभी से आप पढ़ाई कीजिएगा तो सक्सेस हो सकते हैं।